डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का कमेंट और मैसेज आ रहा था, सर प्लीज आप ये जो कोड है, मेरा जो सब्जेक्ट है, इसे कराना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स तो जून में एग्जाम दिए थे मेरे पास पढ़ के, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दिसंबर में एग्जाम अभी देने वाले हैं। इन सभी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, और BHDAE 1 एट 2 का बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट है, समझा क्या? मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को आज से स्टार्ट कर दूं। आप लोगों को मैंने वेट बहुत करवाया, इसके लिए बहुत बहुत यानी वेरी वेरी सॉरी। चलिए आज टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अगर स्टूडेंट चैनल में अगर आप न्यू हैं, आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपके कोड, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा, अपना कोड मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको करा दूंगा, है ना। एंड आप इंस्टा में कनेक्ट होइएगा, वहां से मैसेज करके कुछ बात करना हो तो कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका कोड है स्टूडेंट्स, BHDAE 1 एट 2, हिंदी भाषा और संप्रेषण। हिंदी भाषा, हिंदी का क्या भाई, जो हम लोग लैंग्वेज है ना, हिंदी भाषा है, हिंदी लैंग्वेज है। ये क्या है, हमारे राज्य मतलब हमारे देश में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? हिंदी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। तो ये हिंदी भाषा और इनका ही संप्रेषण, इनके बारे में बातचीत है। इनके संप्रेषण मतलब होता है वार्तालाप करना, बातचीत करना। तो बातचीत हम लोग कैसे करते हैं भैया? कोई लैंग्वेज से ही करते हैं, बातचीत करते हैं। तो क्या कोई हमारी ध्वनि निकलती है, ध्वनि से कोई लैंग्वेज निकलता है ना। तो कोई ना कोई लैंग्वेज से हम लोग बात करते हैं, ना ऐसा थोड़े ना कि हम लोग इशारे से बात कर लेते हैं, नहीं। हम लोग कोई ना कोई लैंग्वेज से बात करते हैं। तो यही हमारा क्या होगा, हिंदी भाषा। और ये संप्रेषण का लागा यहाँ पे, जो हम लोग बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो इससे इस बुक में हम लोग इसी संप्रेषण से रिलेटेड, हिंदी भाषा से रिलेटेड सब पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा। और इसमें से ग्रामर की बात करें तो देख सकते हैं, इसमें स्वर एवं व्यंजन वर्ण का बहुत ही उपयोग हो रहा है। स्वर एवं व्यंजन वर्ण का उपयोग हो रहा है, मतलब हिंदी ग्रामर में, इसका हिंदी ग्रामर में जो यूज हो रहा है वो स्वर और व्यंजन का यूज होगा। एंड संप्रेषण होगा यहाँ पे। ये क्या होगा, संप्रेषण होगा मतलब वार्तालाप होगा, बातचीत। और भाषा के बारे में, भाषा का विकास, वर्ण, ये सब हम लोग जानेंगे इसमें। ये जो आपस में कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, दो स्टूडेंट है, और ये अपने स्कूल के बाहर अपना एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये ऑफिस में कुछ लोग हैं ना, बैठे हुए हैं ऑफिसर्स। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो सबका अलग अलग बात करने का तरीका है। इसको ऑफिस में ऑफिस के तरीके से बात होती है, इसका लैंग्वेज अलग होता है थोड़ा सा। एंड स्कूल में जो बच्चे बात करते हैं उसका लैंग्वेज अलग होता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग ही पढ़ने वाले हैं, कि संप्रेषण से रिलेटेड पढ़ेंगे, और उसमें से लैंग्वेज को हम लोग समझेंगे, कौन सा लैंग्वेज, हिंदी भाषा। हम लोग इसमें ज्यादातर हिंदी भाषा को देखते हुए, हमारा देखो हम हिंदुस्तान से हैं, हिंदी भाषा का यूज होगा यहाँ पे, उसी तरह से हम लोग करेंगे। तो फास्ट समझते जाइएगा। फर्स्ट हम लोग को समझाना है, क्या समझना है, हिंदी भाषा और संप्रेषण में से खंड 1 आपका क्या है, हिंदी भाषा और संप्रेषण फर्स्ट। तो इनमें से जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले हैं आज फर्स्ट चैप्टर को, इकाई 1 चैप्टर 1 हिंदी भाषा का विकास। चैप्टर 1 में हम लोग हिंदी भाषा का विकास को देखेंगे, इसे हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 1 ही करने के लिए यहाँ पे आए हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चैप्टर 1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का विकास, ये हम लोग समझेंगे। सो तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ये भाषा क्या होता है। इसमें जो हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, यहाँ पे लिखा है ना, भाषा का अर्थ और परिभाषा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाषा क्या होता है। देखिए, भाषा वह माध्यम होता है जिससे हम अपने विचार, भावनाएं, अनुभव और जानकारी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, है ना। एक दूसरे के साथ बताते हैं अपने दुख, सुख की बातें, या फिर स्कूल कॉलेज में कुछ होते हैं, है ना, या कुछ से टीचिंग से रिलेटेड, या ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी है, हम लोग अपना एक कोई ना कोई लैंग्वेज में अपनी बातों को व्यक्त करते हैं दूसरे के सामने। यही हमारा क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। एंड परिभाषा इसका कैसे देंगे, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं। यही क्या आता है, इसका परिभाषा हो जाएगा भाषा का, है ना। अब भाषा का यहाँ से स्वरूप देखिए, भाषा का क्या स्वरूप और प्रकृति, तो इसको हम लोग आगे चलते बनेंगे,
और हम लोग समझते चलेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इनकी प्रकृति के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, फिर मैं भी बुक के में जाऊँगा। देखिए भाषा का स्वरूप और प्रकृति की बात करें, तो भाषा का स्वरूप में सबसे पहले भैया सामाजिक भाषा है, सामाजिक स्वरूप आ जाता है, ठीक है? अपने तरीके से बता रहा हूँ, फिर बुक के तरीके से बताऊँगा। तो भाषा का स्वरूप में सबसे पहले सामाजिक स्वरूप आता है। तो सामाजिक स्वरूप में क्या होते हैं, जो भाषा ऐसी भाषा बोली जाती है जो समाज में रहने वाले लोगों के लिए होता है ना? जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, ये तमिल, उर्दू, ये सब क्या है भाई, एक लैंग्वेज है जो समाज में जैसे आप ये इंग्लैंड में रहते हैं तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है। हिंदी लैंग्वेज का यूज होगा? नहीं होगा। हाँ, हिंदुस्तान से कोई जाएँगे तो यूज होगा, लेकिन वैसे भी भाई बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर। और इंग्लैंड से कोई इंडिया में आएँगे तो उसे हिंदी समझना होगा, हिंदी में बोलना होगा, हिंदी सीखना, इंग्लिश में बोलेंगे फिर भी पकड़ेंगे, लेकिन फिर भी उसको समझना होगा हमारा लैंग्वेज। तो हिंदुस्तान में हिंदी, है ना? पाकिस्तान में भैया उर्दू चलते हैं। हिंदी का भी यूज हो रहा है मिक्स के रूप में, मतलब कि हिंदी का यूज होता ही है, लगभग जगह में हिंदी का यूज हो रहा है। और भाई इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जहाँ जहाँ अपना इंडिया के लोग रहेंगे वहां तो भैया क्या होता है, एक दूसरे से देख के सुन के सीखते हैं, तो वो अपना भाषा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो हर जगह ये अपना हिंदी भाषा पहुंचते हैं। तो भाषा का स्वरूप में मैंने सामाजिक स्वरूप बताया। दूसरा आता है ध्वन्यात्मक स्वरूप। दूसरा क्या आएगा? ध्वन्यात्मक स्वरूप, ऐसा स्वरूप जो ध्वनि पर आधारित होता है, इसे हम लोग आगे समझेंगे भी। उसके बाद प्रतीकात्मक स्वरूप आएगा। प्रतीकात्मक स्वरूप क्या होता है कि भैया कोई प्रतीक होगा, कोई चिन्ह, चिन्ह के माध्यम से, मतलब कोई भी लैंग्वेज अगर बनता है उसमें कोई ना कोई प्रतीक जुड़े होते हैं। बिना प्रतीक का कोई लैंग्वेज तो बनेगा नहीं। मान के चलो अगर मैं बोलता हूँ प्रतीकात्मक में, जैसे कि मैं क्या बोलता हूँ, जल, है ना? जल में क्या है, जल क्या है, किसका प्रतीक है? जल। अगर की जल की बात करें तो जल कैसे बना है? कोई ना कोई भैया वर्ण से मिलके बना है जल, ठीक है? तो यहाँ पे ज है, ल है, तो जल जल हो गया। जल भाई क्या है? जल मतलब पानी होता है ना। जल शब्द पानी का ही क्या है, प्रतीक है। तो इसे हम लोग आगे समझेंगे और अच्छा से प्रतीक क्या होता है। चलिए उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको परिवर्तनशील स्वरूप इसमें पढ़ने वाले हैं। परिवर्तन स्वरूप यानी भाषा का स्वरूप में परिवर्तनशील स्वरूप भी आता है। जैसे कि भाषा समय के साथ बदलती रहती है, नए शब्द आते हैं इनके, पुराने शब्दों का प्रयोग कम होते जाता है ना? तो क्या मतलब पुराने शब्द क्या? अभी देखो संस्कृत का यूज हो रहा है, संस्कृत का यूज नहीं हो रहा है, बहुत कम की मात्रा में हो रहा है ना, बहुत कम ही हो रहा है। तो ये कुछ-कुछ भाषा ऐसे होते हैं जो समय चेंज होते-होते लैंग्वेज भी चेंज होने लगता है ना? शॉर्टकट का देखो अभी का समय में थोड़ा शॉर्टकट का यूज करता है। शॉर्टकट का समय हो गया है ना, थोड़ा शॉर्ट में यूज करते हैं लोग। व्हाट्सएप में देखते हो मैसेज करते हैं ना शॉर्ट-शॉर्ट में, समझते हो ना? इंस्टा में, टेलीग्राम में, तो आप लोग जानते हैं ना? तो इस थोड़ा-सा शॉर्ट अभी थोड़ा यही युग हो गया है, किसी के पास टाइम नहीं रहता है, किसी से बात करने का। अपना-अपना सब अपने में बिज़ी रहता है। और क्या बताऊँ? चलो फिर भाषा की प्रकृति की बात है, भाषा का स्वरूप समझे ना, तो भाषा की अगर प्रकृति की बात करें तो पहले हम अपने तरीके से मैं जो जानता हूँ वो समझाता हूँ, फिर बुक को जो रीड करूंगा ना आप समझ में आने लगेगा, है ना? अब भाषा की प्रकृति की बात करें तो देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए भाषा केवल मनुष्यों के पास ही होती है। भाषा क्या होता है ये समझ जाइए कि भाषा जो होता है वो मनुष्यों के पास होता है, जानवरों के पास तो संकेत होता है। क्या जानवर अब कोई लैंग्वेज में बोलते हैं? जानवर का अपना लैंग्वेज होता है क्या? क्या जानवर आप जानते हैं क्या? जानवर इंग्लिश में बोल रहा है, जानवर हिंदी में बोल रहा है, जानवर भोजपुरी में बोल रहा है, मैथिली में बोल रहा है, नहीं ना जानते हैं। तो जानवर क्या है? जानवर का एक संकेत होता है, वह इशारे से बात करते हैं, है ना? इशारे से बात करते हैं, उनका एक अलग दुनिया होता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जो समझेंगे उसे वही तो बोलेंगे। और दूसरा, भाषा की प्रकृति की बात करें तो भाषा जन्मजात नहीं होती है, इसे सीखनी पड़ती है। क्या भाषा सीखनी पड़ती है ना? देखो कोई भी बच्चे मतलब कोई भी इंसान छोटे बच्चे से ही तो बच्चे से सीख के नहीं आ जाते ना, जन्म लेते हैं तभी तो नहीं सीख जाते हैं ना, उसे सीखना पड़ता है। दुनिया में आते हैं, माँ बाप के संपर्क में होते हैं, गांव समाज के संपर्क में होते हैं, है ना? तो यहाँ पे वातावरण को देखते हैं कि भाई यहाँ पर कैसा लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज को सुनते हैं, धीरे धीरे समझने का कोशिश करते हैं। या फिर देखो हम लोग हिंदी बोलते हैं, है ना? हम लोग हिंदी हिंदुस्तान से तो हम लोग सुन के हिंदी सीख जाते हैं। बट हम लोगों को अगर कोई नया लैंग्वेज सीखना होता है तो क्या होता है, हम लोग किसी न किसी पर निर्भर होते हैं, है ना? किसी से मान के चलो सपोज दैट हम लोग हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, तो इंग्लिश को सीखना पड़ेगा ना जी, इंग्लिश को समझना पड़ेगा ना, है ना? इंग्लिश को सीखने की कोशिश करना पड़ेगा, वो क्योंकि हमारे लिए न्यू लैंग्वेज है, हमारे लिए एक अलग न्यू लैंग्वेज है। बचपन से हम लोग इंग्लिश नहीं सुनते हुए आ रहे हैं, इसलिए इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश को हम लोग सीखते हैं, तभी तो हम लोग इंग्लिश समझते हैं। यही बात होता है।
तीसरा इसमें पॉइंट आएगा आ जाएगा आपका कि भाषा में, भाषा जो कि में समय के साथ नए शब्द आ जाते हैं और नए नए प्रयोग आपको भाषा में देखने को मिलेगा। भाषा का प्रयोग विचार, भाव, सूचना देने के लिए होता है ना? यह बिना उद्देश्य के नहीं होता। अगर भाषा अगर हो तो देखो, हम तभी ना कोई बात बोलेंगे जब हमारा कोई उद्देश्य होगा। किसी से तभी ना कोई बात करेंगे जब हमारा कोई बिना कोई बात, जब हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है बात करने का, तो हम लोग तो कुछ बोलते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, हम आपको अब समझा रहे हैं, तो भाई हमारा उद्देश्य है ना कि आपको समझाना, आपको आपका चैप्टर समझाना। नहीं तो हम क्यों भाई फालतू दिमाग लगाते हैं? नहीं लगाते हैं ना। उसके बाद भाषा के अपने नियम भी होते हैं, जैसे वाक्य रचना, है ना, लिंग, काल आदि। तो इस नियम के अनुसार भी भाषा को लेकर चलना पड़ता है ना? जैसे किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो भाई लड़की की तरह बात करेंगे, नहीं लड़की को लड़का जैसा बोलेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा-सा इतना जो छोटा-मोटा समझना समझ लिए, अब हम लोग बुक से समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रस्तावना में थोड़ा देखिए लिखा हुआ है, देखिए समझिए। भाषा मानव जाति को मिला एक ऐसा वरदान है जिसके बिना मानव सभ्यता का विकास नहीं हो सकता, है ना? अगर भाषा नहीं होता तो मान देखो, जब भाषा नहीं था तो मानव का विकास ही नहीं हुआ था, मानव समझ नहीं पाता था क्या है नहीं है। तो भाषा के बिना मानव का विकास होना, मानव सभ्यता का विकास होना ये संभव नहीं है। भाषा हमारे विचारों, भावों, संस्कारों, रीति रिवाजों, प्रार्थना और ध्यान, सपनों में संबंधों और संचार के में सभी जगह विद्यमान है। तो भाषा ये हर जगह विद्यमान है। रीति रिवाजों में भाषा यूज होता है, प्रार्थना में भाषा यूज होता है, ध्यान करते वक्त भाषा, मतलब हर काम में भाषा का यूज होता ही है। समझ में आ गया? कोई काम अभी ऐसा नहीं होगा, कोई काम ऐसा नहीं होता है जिसमें भाषा का यूज ना करना पड़े। ठीक है? तो ये है, हम लोग को जो इम्पोर्टेंट यहाँ समझना है वो समझेंगे। तो भाषा का अर्थ और बड़ी भाषा मैंने आपको बड़े पहले समझा दिया है, इसमें हम लोग को समझने की जरूरत नहीं है। भाषा वही है, भाषा का भाई हम कोई भी लैंग्वेज में अपना बोलते हैं, कोई भी अपना कोई भी बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वही आपका क्या होता है? भाषा होता है। अपने कोई भी बात, कोई भी चीज शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, तो भैया वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से करते हैं, है ना? किसी से हम लोग क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं, कोई न कोई भाषा के रूप में संप्रेषण करते हैं। आपका भाषा का परिभाषा भी बता दिया था, भाषा का स्वरूप और प्रकृति समझा ही दिया हूँ, है ना? यहाँ पे आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, भाषा का स्वरूप और प्रकृति समझ लीजिए। देखिए, भाषा को यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक की ध्वनि व्यवस्था, फिर से इसको पढ़ता है, देखो ध्यान सुनिए। भाषा को यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था माना गया है जो समाज में आपस में विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त होती है। वास्तव में भाषा प्रतीकात्मक होती है, इसका कार्य संप्रेषण करना होता है। ठीक है? मतलब देखो, कहने का मतलब कि भाषा क्या है? ध्वनि प्रतीकों, ध्वनि प्रतीक मतलब देखो, हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं उनमें ध्वनि निकलता है ना जी। क्या निकलता है? ध्वनि निकलता है। ध्वनि भाई वो अभी अभी आपने नहीं देखा था, स्टार्टिंग में क्या देखा था? स्वर और व्यंजन। तो हमारे जब लैंग्वेज, जब हमारे से मुंह से साउंड निकलता है, वो किसी ना किसी पहले स्वर में निकलता है और व्यंजन में निकलता है। तो स्वर और व्यंजन मिलके, है ना, क्या निकलते हैं भाई? ध्वनि निकलता है, मुंह से ध्वनि निकलता है। तो ध्वनि से एक प्रतीक निकलता है भैया। कोई जैसे कि हमने अभी क्या देखा? जल, है ना? या कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, भाषा ही लिखा हुआ है। भाषा क्या लिखा हुआ है? भाषा लैंग्वेज है, भाषा लिखा हुआ है। तो भाषा कैसे बना? भ से आ न, भ अ आ स्व आ, तो ना भा आकार स्व आकार मिलकर, तो ये क्या है भाई? कोई ना कोई यहाँ पे वर्ण मिला आपस में, भाषा तभी बना। ठीक है? तब यहाँ पे लिखा गया। उसी तरह से आगे आप लोग देख सकते हैं, ये जो चित्र है, चित्र के माध्यम से थोड़ा समझिए, चित्र में क्या बताया गया है, क्या कहना चाह रहे हैं चित्र में, ये समझिए। देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? परिवेश। ठीक है? परिवेश के बाद संकेतार्थ तो ये परिवेश क्या होता है? देखो, आसपास का जो माहौल होता है, हम कभी भी कोई चीज बोलते हैं आसपास के माहौल को देखते हुए बोलते हैं। ये नहीं कि हम घर की बात कोचिंग में बोल देंगे, हैं घर का बात हम टीचर के साथ शेयर करने लगेंगे, नहीं ना। टीचर के साथ, टीचर के पास जाएंगे तो हम लोग पढ़ने जाएंगे, तो एक माहौल भी देखना पड़ता है, आसपास का माहौल। तो परिवेश का मतलब क्या होता है? माहौल। तो माहौल के साथ साथ हमें संकेतार्थ और संकल्पना पर ध्यान देना पड़ता है। संकेतार्थ क्या है? जिसका अर्थ सीधे ना होकर किसी संकेत इशारे के माध्यम से समझना जाए। तो यहाँ पर देखो, परिवेश से देखो, परिवेश आपने देख लिया, माहौल देखा, फिर संकेतार्थ का मतलब ये समझ जाओ कि भाई कोई संकेत के माध्यम से, ठीक है, जिसका अर्थ सीधा ना होकर संकेत या इशारे के माध्यम से होता है, संकेतार्थ होता है।
फिर देखो, फिर ये किसमें चेंज होता है, फिर ये आसपास के माहौल देखता है, फिर सांकेतिक वस्तु भी होते हैं। तो ये सब लैंग्वेज का ही एक रूप है, समझ लो, लैंग्वेज का है, लैंग्वेज को व्यक्त करने का, है ना, समाज में मतलब कि अपने चारों ओर अपने माहौल में किसी से भी वार्तालाप करने के लिए, तो ये परिवेश करना बहुत जरूरी होता है। सांकेतिक देखो, ये सांकेतिक वस्तु को क्या समझे, क्या होता है सांकेतिक वस्तु, या फिर यहाँ पर लिखा है यथार्थ वस्तु क्या होता है, इसे समझिए। यह वह वस्तु है जो प्रतीक के रूप में प्रस्तुत की जाती है। सांकेतिक जो वस्तु होती है ना, वो प्रतीक के रूप में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन उसका असली रूप भी होता है सांकेतिक वस्तु में। यथार्थ वस्तु, यहाँ पे देखिए संकेतार्थ है ना, तो यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ सांकेतिक वस्तु में यथार्थ मतलब सच्चाई, सच में है ये, ठीक है। और इसी वजह से आपको समझा रहा है, मतलब कि सच को देखते हुए आपको समझा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लैंग्वेज होते हैं ना, वो यानी चित्र से आपको समझ में आ जाएगा और उसका सही रूप भी होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने अभी क्या बताया, सांकेतिक वस्तु या यथार्थ वस्तु में आपको मैंने अभी क्या बताया, इसमें क्या बताया भाई, वो यह वह वस्तु है जो प्रतीक के रूप में प्रस्तुत की गई होती है, लेकिन उसका असली रूप भी है या क्या है कि पीछे, इसके पीछे की असली रूप क्या है। मान लो उदाहरण के तौर पर एक शेर को ले लो, तो शेर को ले लो, किसको ले लो, शेर को ले लो। तो भैया शेर, शेर का प्रतीक क्या है, शेर को देख के अगर कहीं शेर का चित्र रहता है, तो शेर किस चीज का प्रतीक होता है, समझ जाइए। शेर का मतलब होता है, शेर अगर कहीं छपा हुआ हो तो मतलब कि उसका ये प्रतीक होता है कि यह साहस और ताकत का प्रतीक होता है। शेर का अगर कहीं छपा हुआ, कहीं चित्र शेर का हुआ है ना, टंगा हुआ, तो समझ लो कि वहां पे ये प्रतीक दिखा रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि हमें साहस है, हमें शक्ति है, समझा क्या, हमें साहस है, हमें शक्ति है, हमें ताकत है। ये वो शेर को का चित्र देख के हमें पता चलता है। और शेर का असली रूप भी होता है, क्या रूप होता है, शेर एक जानवर है, शेर जंगले में रहने वाले जानवर, मतलब कि एक ऐसा सांकेतिक चीज है ये शेर एक ऐसा सांकेतिक वस्तु है जो रियलिटी में है भी, और इससे कुछ संकेत भी पता चलते हैं, ठीक है। जैसे कि तिरंगा, हमारे देश का झंडा का तिरंगा, तिरंगा किसका संदेश भाई, आपस में एकजुट मिलकर रहने का संदेश है ना। 3 रंग है उसमें, सभी रंग का अलग-अलग क्या कहते हैं अर्थ होता है। तो ये सब भाई रियलिटी में है भी, और इनका कुछ ना कुछ मकसद भी होता है, समझ में आ गया। चलो आगे हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं। फिर वही परिवेश, फिर वही परिवेश या प्रतीक, प्रतीक मतलब कोई सिंबल रहता है, कोई चित्र होता है, चित्र के माध्यम से समझाना, वही प्रतीक आ जाता है। या फिर प्रतीक में कोई अंक को जोड़कर, कोई सिंबल को जोड़कर कोई लैंग्वेज बनाए जाते हैं, तो वही सब है यहाँ पे। आगे अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा ये कथ्य, और फिर अभिव्यक्ति समझाऊंगा ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है। देखो, ये कथ्य का मतलब समझिए, कथ्य क्या होता है। कथ्य वह मुख्य बात होती है जो लेखक शब्दों के माध्यम से पाठक या श्रोता तक, जिसे सुनाना हो, जिसे कहना हो, वो लैंग्वेज के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिससे पहुंचाना हो, जिससे बात करना हो, तो यही आपका कथ्य होता है। अब यहाँ पे अभिव्यक्ति की बात करते हैं। अभिव्यक्ति क्या होता है, तो देखिए अभिव्यक्ति क्या होता है, जब हम अपने मन की बात, मन की भावना या सोच को किसी तरह से दूसरे तक हम लोग क्या करते हैं, उसके सामने प्रकट करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति, मतलब किसी के सामने हम लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी बातों को किसी के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे कथ्य के साथ साथ, तो कथ्य क्या है, कथ्य एक अभिव्यक्ति है। कथ्य का अलग अलग मतलब भी हो सकता है, और तो अभी एक कथ्य का बहुत सारे, एक अभिव्यक्ति का बहुत सारे कथ्य हो सकते हैं, और एक कथ्य का बहुत सारे अभिव्यक्ति भी हो सकते हैं। देखो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ पे आप समझिए, कथ्य से अभिव्यक्ति, एक कथ्य का अलग अलग मीनिंग हो सकता है ना। और और एक मीनिंग का अलग अलग कथ्य भी हो सकता है, ठीक है। या दो अभिव्यक्ति का अलग अलग कथ्य भी हो सकता है, या फिर ये कथ्य का अलग अलग अभिव्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अभिव्यक्ति और कथ्य मैंने आपको बता दिया, नहीं समझे हैं तो पीछे करके समझिए। फिर यहाँ पे भी आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखो 3 समझाने के लिए दिया है ना। जैसे मोहन ने मोटे लड़के को पीटा, मोहन ने क्या किया, मोटे लड़के को पीटा। मोहन ने जिस लड़के को पीटा वो मोटा है ना। मोहन ने उस लड़के को पीटा जो जो मोटा है। मतलब कि यहाँ पे तीनों का मतलब एक ही हो रहा है ना। यानी कि एक कथ से 3 अभिव्यक्त हो रहा है, ठीक है।
क्या है कि भाई यहाँ पर पीटने की बात हो रही है, किसी को क्या कर रहे हैं, पीटने की बात हो रही है ना, यहाँ पीटने की बात हो रही है, पीटने की हो रही है, और किसे, मोटे को। मतलब कि ये कथ्य और अभिव्यक्ति दोनों एक दूसरे से यहाँ पे मिले हुए हैं। तो एक का तीन कथ्य भी है यहाँ पे, और यहाँ पे तीन अभिव्यक्ति का अलग अलग कथ्य है ना। जैसे आपने देखा कि ये जो तीन, इसको फिर से आप देखेंगे, मोहन मोहन क्या कर रहे हैं, लड़की को पीट रहे हैं। फिर मोहन जिस लड़का को पीट रहे हैं वो भी मोटा है। तो यहाँ पर मोहन जिस लड़का को पीटा है, पहले देखो क्या लिखा हुआ है, मोहन ने मोटे लड़कों को पीटा। तो मोहन क्या कर रहे हैं, या काम क्या कर रहे हैं, मोहन पीटने का, किसे, मोटे लड़का को। फिर ये बात घुमा फिर बोल रहा है कि मोहन ने जिस लड़के को पीटा वो मोटा है, मोहन ने उस लड़के को पीटा वो मोटा है। मतलब कि हर बात को मतलब घुमा फिरा के वही पहुंचता है, मतलब एक लैंग्वेज है। मतलब एक बात को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, अलग अलग। तो स्टूडेंट्स अब समझ में आ ही गया होगा है कि नहीं, कि तीनों का एक ही मतलब है, घुमा फिरा के एक ही बात होता है। सो स्टूडेंट्स आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर। अब हम लोग जो समझेंगे वो समझेंगे, यहाँ पर देखिए भाषा के विविध रूप क्या है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए भाषा को जो कि भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, प्रयोजनपरक आदि विभिन्न आधारों पर भाषा के विविध रूप दिखाई देते हैं। इनमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौगोलिक क्षेत्रीयता के आधार पर। यहाँ पे देखिए व्यक्ति बोली, समझिए व्यक्ति बोली क्या होता है ये समझ लीजिए। देखो किसी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपने विचार को किसी भी विशेष बोलचाल के तरीके से या शैली तरीके से एक दूसरे के सामने रखता है। यहाँ पर देखिए हर व्यक्ति का एक अलग अलग बोलचाल होता है, एक अलग व्यवहार होता है। यानी व्यक्ति के व्यवहार से जो बोलचाल किया जाए, जैसे कि मैं किसी से अगर बोलता हूँ, एक प्रेम से बोलता हूँ, मतलब किसी को अच्छा लगे ना, ऐसे बोलता हूँ कि सुनने में अच्छा लगे ना, मतलब कि प्रेम पूर्वक बोलना, एक दूसरे से बात करना, ये हमारा एक समझ लो कि आदत है, व्यवहार है। सो ये हमारा क्या है, व्यक्ति बोली है। ये प्रेम से बोलना क्या हो गया, व्यक्ति बोली हो गया, ये हमारा तरीका है बोलने का। तो इसी का हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्ति बोली कहेंगे। उसके बाद आपका स्थानीय बोली को समझना। स्थानीय बोली क्या होता है, देखिए किसी भी स्थान में बोले जाने वाले बोली, मतलब कोई स्थान या कोई भी क्षेत्र में बोले जाने वाले बोली, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्थानीय बोली। तो ये कैसे होते हैं, देखो मान के चलो यूपी में कैसे बोली बोली जाती है, अवधी, ब्रज या भोजपुरी बोली भी बोली जाती है, और भी कई बोलियां हैं, बट इसे हम लोग ज्यादा यूज करते हैं अवधी, ब्रज और भोजपुरी बोली का। और बिहार की बात करें तो मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषा, सबसे ज्यादा भोजपुरी और मैथिली यूज होता है बिहार में। हाँ, काम काज की बात नहीं कह रहा हूँ, काम काज के समय में तो भैया और वो हिंदी लैंग्वेज हर पूरे इंडिया में बोले जाएंगे, ठीक है। लेकिन घर की भाषा अगर बात करें तो भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषा का यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखिए उपबोली को देखते हैं। तो ये उपबोली क्या होता है, देखो ये ऐसी बोली होता है जो किसी बोली का छोटा रूप होता है। ये क्या होता है, किसी बोली का छोटा रूप होता है। जैसे कि भोजपुरी, मैथिली अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार का बोला जाता है ना। मैथिली ही बोला जाता है तो हम लोग मैथिली बोलते हैं। बिहार से हूँ मैं, तो मैं मैथिली बोलता हूँ, तो मेरा भाषा अलग है। जैसे कि मैं कोई बोलूँ कि अगर क्या बोलो, जैसे मान लो पापा मुझे पैसा दो, इसे मांगना है, पापा हमरा पैसा दा, तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं। जैसे कि मम्मी को बोलना हो, मम्मी मुझे भूख लगी है, इसे अपना भाषा में कैसे बोलेंगे, मम्मी हमरा भूख लगलो। तो ये हम लोग अलग तरीका का मैथिली बोल रहे हैं, समझ में आ गया। तो यही क्या होता है, उपबोली होता है। मतलब हर बोली में अलग अलग प्रकार की बोली। यहाँ पर देखिए एक एकाधिक स्थानीय बोली मिलकर एक उपबोली बनता है, मतलब अलग, इसमें और भी कई बोली आपस में मिलते हैं। जैसे भोजपुरी की छपड़िया, खखार, साहवाड़ी, गोरखपुरी, नगपुरिया आदि अनेक उपबोलियां भी होती है, समझ में गया। इसी को हम लोग उपबोली कहते हैं। थोड़ा बोली जो हम लोग बोलते हैं उसका अलग लैंग्वेज थोड़ा सा होता है, थोड़ा अलग सुनने में लगता है, वही उपबोली कहते हैं। और बोली वही होता है भैया कि जो भी लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं किसी भी को समझाने के लिए, किसी से बात करने के लिए, वही बोली कहलाता है। दूसरा उपभाषा। उपभाषा क्या है भैया, उपभाषा, कुछ विद्वानों ने कुछ बोलियों के उपवर्ग को उपभाषा कहा है। जैसे कि बिहारी उपभाषा। बिहारी उपभाषा में भोजपुरी, मैथिली और मगही बोलियों का एक वर्ग है बिहारी में, ठीक है। तो लेकिन यह वर्गीकरण भ्रामक और गलत है। इसमें व्याकरणिक समानता और परस्पर
बोध गम्यता को तो काफी हद तक मिल सकती है, किंतु जातीय अस्मिता के कारण इनमें भिन्नता है। अतः हिंदी को बिहारी, राजस्थानी आदि उपभाषाओं को से अलग-अलग रखना सही नहीं है। मतलब कि देखो, उपभाषा क्या है? देखो, भाषा हम लोगों को क्या है भाई, हिंदी भाषा हम लोग बोलते हैं पूरा इंडिया में, है ना? तो अब यहाँ पर उपभाषा की अगर बात करें तो कहीं-कहीं क्या है, भोजपुरी बोला जाता है या फिर कहीं-कहीं मैथिली बोला जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि मैथिली और भोजपुरी बोलने वाले वो हिंदी नहीं बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी में भी बोलेंगे, थोड़ा भोजपुरी भी मिक्स कर देंगे, थोड़ा मैथिली भी मिक्स कर देंगे, तो ये आपका उपभाषा कहलाएगा। भाषा तो आप जानबे करते हैं, लैंग्वेज, है ना? जो हम लोग बोलते हैं, किसी न किसी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो यही आपका भाषा होता है। जैसे कि अब वो लैंग्वेज क्या हो सकते हैं, भाषा क्या हो सकते हैं, अवधी भाषा हो सकते हैं, ब्रज भाषा हो सकते हैं, भोजपुरी हो सकते हैं, हरियाणवी, मारवाड़ी आदि 18 बोलियां अथवा हिंदी, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, पहाड़ी आदि उपभाषाएं होती है। तो इस तरह से उपभाषाएं क्यों? देखो, हिंदी का यूज तो होता है, लेकिन बिहार में अलग प्रकार से बोले जाते हैं हिंदी, है ना? पहाड़ हिंदी का यूज तो होता है, लेकिन पहाड़ जहाँ पहाड़ी इलाका होते हैं वहाँ अलग प्रकार का हिंदी बोला जाता है। ठीक है, तो यही आपका उपभाषा कहलाता है। तो भाषा भी समझ गए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर आप यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा क्या, सामान्य बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा। तो सामान्य बोलचाल की भाषा किसी भी समाज में रोजमर्रा के रूप में जो भाषा प्रयुक्त किया जाता है, सामान्य भाषा बोली जाती है ना, रोजमर्रा के रूप में। यह प्रायः संपर्क भाषा भी का काम भी करती है। तो सामान्य भाषा क्या होता है कि जो जनरली हम लोग बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं, है ना, कहीं भी जाते हैं बोलते हैं, तो ये आपका सामान्य भाषा हो जाता है प्रयोग के आधार पर। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह प्रायः संपर्क भाषा का काम करती है। यह अपने भिन्न विभिन्न भाषिक इकाइयों, शब्दावली और व्याकरणिक आधारों पर अपनी पहचान बनाती है। दूसरा आपका आता है इसमें साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा ये होता है कि जो खास खास स्थानों पर, मतलब कि हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन भाषाएं, ये सब क्या होता है साहित्य, मतलब कि जो बुक में जो भाषाएं लिखी होती है ना। साहित्य साहित्य क्या होता है, जो बुक से संबंधित होता है, शिक्षा से संबंधित होता है। तो भाई बुक जो बने होते हैं वो कोई न कोई खास लैंग्वेज से बने होते हैं। बुक बने होते हैं क्या भाई, बुक घर की भाषा में बने होते हैं क्या? हाँ, हमरा भूख लागलो छै, हाँ हमरा खाना दा पापा, हमरा वहां जाना छै। तो कि इस भाषा में बुक बनेंगे, इस भाषा में तो बुक नहीं बनेंगे। बुक का भाई कोई भाषा होगा ना, तो बुक हिंदी में बनेंगे, बुक इंग्लिश में बनेंगे, है ना। बुक भोजपुरी में भी, भाई भोजपुरी भी एक प्रकार का भाषा, वो भाषा में आ जाता है। लेकिन आप समझ नहीं हो, बंगाली में बुक बनेंगे, है कि नहीं? इस तरह का फ्रेंच में बुक बनेंगे, रूस है तो रूस में बनेंगे, रूसी बनेंगे। इस प्रकार का साहित्यिक आपका भाषा होता है। उसके बाद आता है भैया व्यावसायिक भाषा, जो व्यवसाय करने पर, बिजनेस के समय ये भाषा को बोला जाता है। यह भाषा व्यवसाय व्यापार में प्रयुक्त होने वाला विशेष रूप धारण करती है। तो व्यवसाय के समय में जो भाषा बोली जाती है उसे व्यावसायिक भाषा बोलते हैं, है ना। तो व्यवसाय में बहुत सारे तरीके की भाषा बोली जाती है, जैसे कि मान लो, तो देखिए यहाँ अपने तरीके से मैं समझा रहा हूँ। व्यावसायिक भाषा मैंने, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, सब्जी वाला क्या कर रहा है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, गोभी ले लो, 10 रुपया किलो, 10 रुपया किलो, 50 रुपया किलो, मतलब इस तरह से अपना एक लैंग्वेज बना के बोलता है ना। एक कपड़ा वाला रहा है, कपड़ा ले लो, ऐसा मतलब अपना लैंग्वेज में बोलता है बिजनेस करने के लिए। तो बिजनेस करने के लिए तो ऐसा लैंग्वेज का यूज करता है जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे और लोग वहां पे खरीदे। सिंस अब आपका है कार्यालयी भाषा। तो ये वो भाषा होता है जो ऑफिस में यूज किया जाता है, यानी कि इसका इंग्लिश भी लिखा हुआ है ऑफिशियल यूज ना, ऑफिस में यूज होने वाली जो भाषा होते हैं। तो ऐसे भाषा को हम लोग ऑफिशियल भाषा कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए थोड़ा सा। इस भाषा का प्रयोग कार्यालयों में, निकायों, कंपनियों, प्रशासन आदि में होता है। यह सामान्य भाषा पर आधारित तो होती है, लेकिन शब्दावली, संरचनाएं थोड़ा सा अंतर मिल सकता है। देखो, ऑफिशियल भाषा वो भाषा भी हो जाता है ना जिसमें थोड़ा सा रूल, इसमें तो ऑफिस में अगर आप जाएंगे कोई रूल से जाएंगे, कोई नियम से जाएंगे, यानी कि ऑफिस में ऐसे में से जैसे मन तैसे जाके घुस जाएंगे, है ना, कि ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, ये काम कर दो, वो काम कर दो, ऐसे नहीं करेंगे। ऑफिस में एक रूल से जाएंगे, एक सिस्टम से जाएंगे, है ना, परमिशन लेके जाएंगे, है ना, प्रेम पूर्वक वहां बोलना होगा। तो ये ऑफिस का काम होता है, ऑफिस का इस तरह रूल होता है। और अपना घर का भाषा यूज नहीं करेंगे, वहाँ लैंग्वेज जो यूज करेंगे, जो लैंग्वेज ऑफिस में बोली जाती है, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज, है ना, हिंदी लैंग्वेज आपको बोलना है, इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश बोलना है। तो इस तरह का ये भाई रूल होता है। राजभाषा, राजभाषा क्या है हमारा? राजभाषा हमारा भाई हिंदी भाषा है। राजभाषा कौन सा हिंदी भाषा है?
तो यह सरकार और जनता के बीच प्रयुक्त होने वाली भाषा है। ये किसके बीच? राजभाषा कौन सी भाषा है? जो जनता के बीच और सरकार के बीच प्रयोग होता है, और ये पूरे देश में जो भाषा चलती है भैया आमतौर पर, है ना, तो ये आपका राजभाषा होता है। यह प्रायः परिनिष्ठित और मानक होती है। यह देश में अधिक बोले जाने वाली भाषा होती है। कौन? हिंदी भाषा, राजभाषा, तो वो हिंदी भाषा होता है। इसका प्रयोग सरकारी मंत्रालयों, कार्यालयों, कंपनियों, नियमों, निकायों आदि संसद में आदि होता है, आदि में होता है। ठीक है। अब देखो ये कौन सा भाषा है, तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है। समझ में आ गया? भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। अब देखो यहाँ पे आगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्र की प्रतिष्ठा और प्रतीक राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्र की जो प्रतिष्ठा होती है, जो प्रतीक होता है, वो राष्ट्रभाषा होता है ना। इसे राष्ट्रीय स्तर पर गौरवमय स्थान प्राप्त होता है, जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का होता है। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का एक अलग सा भाषा होता है। वास्तव में राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्रीय चेतना से होता है, और राष्ट्रीय चेतना का सांस्कृतिक चेतना से जुड़ी होती है। तो राष्ट्रभाषा में अधिकतर सांस्कृतिक रूप को जोड़ा गया है, सांस्कृतिक रूप में जोड़ा जाता है राष्ट्रभाषा। इसमें अपने देश की महान परंपरा और सामाजिक संस्कृति असीमिता जागृत होती है। राष्ट्रभाषा राजभाषा हो सकता है, राष्ट्रभाषा राजभाषा हो सकती है, लेकिन राजभाषा राष्ट्रभाषा भी हो यह आवश्यक नहीं है। मतलब समझ आ गया? राष्ट्रभाषा राजभाषा तो हो सकता है, लेकिन राजभाषा राजभाषा राष्ट्रभाषा हो ये संभव नहीं भी है भी, मतलब कि नहीं के बराबर ही है। जरूरी नहीं कि ये हो, है ना, और ना ही होता है। समझ क्या? ये समझ जाना है। अब देखो गुप्त भाषा, इसमें क्या था? गुप्त भाषा ये ऐसा भाषा होता है जो चोर यूज करते हैं, जो सेना यूज करते हैं, जो डकैत यूज, मतलब एक सेक्रेट भाषा ऐसे बोल सकते हैं। तो सेक्रेट तरीके से ये यूज होने वाला भाषा होता है, जो उन्हीं का एक माहौल बनाता है, उन्हीं के एक संबंध, जैसे कि आम इंसान इसे समझ नहीं पाते हैं, आम इंसान इसे जान नहीं पाते हैं, ऐसा भाषा होता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह भाषा किसी विशेष वर्ग या समूह या संप्रदाय में प्रयुक्त होती है, जिसे उसी वर्ग के लोग समझ सकते हैं, है ना। इसे वर्ग इसे वर्ग भाषा या चोर भाषा, है ना, गुप्त भाषा को चोर भाषा भी बोला जाता है। ठीक है। इसकी सीमा भौगोलिक नहीं होती है, यानी कि हर जगह यह यूज नहीं होता ये भाषा। यह भाषा सेना, डकैतों या फिर चोरों द्वारा ही प्रयुक्त की जाती है, बनाया जाता है और इसे बोला जाता है। इसे कूट भाषा भी कह सकते हैं, और मनोरंजन के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। चलो, मृत भाषा वो क्या है? तो मृत भाषा वो भाषा होता है ना जिसका यूज अब नहीं हो रहा, जिसका यूज अब ना हो रहा है, या हो रहा भी तो बहुत ही कम हो रहा है। जैसे कि संस्कृत, तो संस्कृत का अब भैया बहुत ही कम यूज हो रहा है। एक समय था जब संस्कृत हर जगह यूज होता था, हर देश में, है ना, पूरे देश भर में भाई संस्कृत का यूज हो रहा था, है ना। आज के समय में संस्कृत का यूज करना बंद हो गया, मतलब बहुत ही कम हो रहा है यूज। जैसे कि पूजा पाठ में यूज हो जाता है ना। स्कूलों कॉलेजों में कहीं कहीं संस्कृत सब्जेक्ट है तो पढ़ाया जाता है, तो बहुत ही कम यूज होता है संस्कृत का, ना के बराबर यूज होता है। तो इस भाषा को हम लोग कौन सा भाषा कहेंगे? मृत भाषा कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं प्रकार के आधार पर। संपूरक भाषा समझिए, क्या है संपूरक भाषा? तो संपूरक भाषा को भी समझिए। संपूरक भाषा वो भाषा होती है जो मुख्य भाषा को पूरा करने के लिए प्रयोग होता है। किसी मतलब कुछ ऐसा भाषा जो हम लोग मुख्य रूप से बोलते हैं, ऐसे भाषा को क्या करते हैं? प्रयोग करने के लिए यूज किया जाता है संपूरक भाषा। मतलब पूरी तरह से संपूरक भाषा क्या होता है? भाषा को पूर्ण रूप देता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, निजी ज्ञान की वृद्धि के लिए द्वितीय भाषा प्रयोग करना सीखना ना। मतलब कि कोई ऐसा भाषा का सीखना जो आपको नहीं पता हो। ठीक है। आपको पता भी हो तो वो अब पूरक नहीं है। जैसे मान लो अंग्रेजी, हमारे देश में अंग्रेजी बहुत लोग नहीं जानते हैं। ठीक है। हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो अंग्रेजी की मदद से हिंदी जाना जाता है, हिंदी की मदद से अंग्रेजी जाना जाता है, हिंदी की मदद से अंग्रेजी सीखा जाता है। तो भैया यहाँ पूरक कौन हो गया? हमारा हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज क्या करते हैं? इंग्लिश को सीखने में हमारी मदद करते हैं। बिना हिंदी लैंग्वेज जाने हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज जान सकेंगे? नहीं जान सकेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान से हैं। अंडरस्टैंड? चलो, आगे है आपका परिपूरक भाषा। कौन सा भाषा? परिपूरक भाषा क्या होता है? तो ऐसी भाषा है जो मुख्य भाषा के साथ मिलकर अर्थ को पूर्ण बना सकती है। ठीक है, पूर्ण बना देती है। यहाँ पे देखिए,
सामाजिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए समुदाय में प्रचलित दूसरी भाषा को जानना आवश्यक है। मित्र मातृभाषा के साथ साथ सामाजिक स्तर पर परिपूरक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि भारत में हिंदी या अपनी मातृभाषा के साथ अंग्रेजी। तो देखिए यहाँ पे परिपूरक भाषा क्या है? परिपूरक भाषा यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी को लिया जा सकता है। तो हम लोग इंग्लिश जब बोलते हैं तो यहाँ पे वही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना? ये भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब इंग्लिश बोलने के लिए हम लोग हिंदी का यूज करते हैं। हिंदी अगर नहीं जानेंगे तो हम लोग इंग्लिश यहाँ समझ नहीं पाएंगे। इंग्लिश क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि हमारा लैंग्वेज ही भाई हिंदी है। हिंदी से इंग्लिश को समझने के लिए हिंदी का मदद लेना पड़ेगा और वो हमारा परिपूरक भी कहलाएगा। सहायक भाषा, सहायक भाषा क्या है? देखो यह वह भाषा होता है जो समझने के लिए मदद किया लिया जाता है। मान के चलो हमें इंग्लिश नहीं आता है, हमें बंगाली नहीं आता है, हमें पंजाबी नहीं आता, तो पंजाबी को समझने के लिए आप देखते होंगे बुक में तो कि पंजाबी पंजाब में ना बुक बनते हैं, वहाँ पे जैसे कि हमारा यहाँ पे क ख ऐसे होता है, तो पंजाबी में समझने के लिए जो पंजाबी भाई भाषा होता है, ठीक है, पंजाबी भी भाषा होता है, बंगाली जो भी भाषा आपका होता है, पंजाबी भाषा, बंगाली भाषा, जो भी भाषा होता है, वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये हिंदी भाषा का भी लिखा रहता है और इंग्लिश भी, पंजाबी भी लिखा रहता है। तो हिंदी पंजाबी मिक्स होके मतलब कि समझने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम पंजाबी नहीं जानते हैं, हम पंजाबी सीखना चाहते हैं, हम जैसे ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ हम लोग पंजाबी हिंदी सीखते हैं, हिंदी बोलते हैं ना, जैसे हम लोग हिंदी, ये हिंदी है आपका, तो हम लोग पंजाबी अगर नहीं जानते हैं तो इसे सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हिंदी का मदद लेते हैं। हिंदी का मतलब जैसे यहाँ क लिखा हुआ है तो क के सामने इस तरह का अगर क लिखा हुआ है ना, ख के सामने पंजाबी में ख लिखा है, ग के सामने पंजाबी में क, जैसे उर्दू में जानते हैं, ठीक है, तो उर्दू में भी सीखने का अलग अलग तरीका, जैसे कि अलिफ बे ते से, है ना, तो उसको हिंदी में भी लिखा है और उर्दू में भी लिखा है। अगर हिंदी में भी लिखा हो और उर्दू में भी लिखा हो, तो हिंदी में लिखा हो, है ना, उर्दू में लिखा हो, उर्दू में लिखा हो, तो भाई उर्दू को समझने के लिए हम लोग सहायता किसका ले रहे हैं? हिंदी लैंग्वेज का ले रहे हैं। तो यही हमारा क्या होगा? सहायक भाषा। स्टूडेंट्स अब जो हम लोग समझने वाले हैं, यहाँ पर सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें सीखना था, जिस पर बेस्ड था, वो हिंदी भाषा और उसका विकास पर बेस्ड था। और ये जो बुक है, ये बुक भी इसी पर बेस्ड है, हिंदी भाषा और इसके विकास पर। तो अगर इस चैप्टर में, इस बुक में अगर इसे आप लोग नहीं समझे हैं तो फिर बेकार ही है ना। तो हिंदी भाषा और उसका विकास, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यह हिंदी भाषा क्या है। हिंदी भाषा तो हम लोग जानते हैं भाई, बोलते हैं हिंदी में, है ना, वो हिंदी भाषा है, बट ये क्या है? देखो हिंदी भाषा भारत का एक प्रमुख भाषा है। क्या है? भारत का एक प्रमुख भाषा है, जो खास, सबसे खास, हम लोग जो हिंदी भारत में जो बोलते हैं, लोग कहता है ना भारत में कौन सा भाषा बोली जाती है, तो हिंदी भाषा बोली जाती है ना। यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। हिंदी जो लिखा गया है, जो हिंदी पढ़ा जाता है, जैसे ये सब जो भी लिखा, संसार में बोली जाने वाली भाषाओं की निश्चित संख्या, मतलब कुछ भी हिंदी में, राम मोहन सीता गीता, कुछ भी हिंदी में हो, तो हिंदी में जो लिखी जाती है वो किसकी मदद से? देवनागरी लिपि की मदद से। ठीक है, हिंदी भाषा जो बना है वो देवनागरी लिपि की मदद से बना है। अंडरस्टैंड? तो और ये भारत में के करोड़ों लोग इसे बोलते हैं, है ना, जितने भी लोग हैं भारत में लगभग सभी हिंदी भाषा का यूज करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। और ये केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और भावनात्मक क्या है भाई? एक अध्ययन है, पहचान भी है। एंड अब हम लोग जो कि देखने वाले हैं हिंदी भाषा, इन भाषा के विकास के बारे में। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो समझिए। देखिए हिंदी भाषा का जो विकास हुआ स्टूडेंट्स, वो कई चरणों में हुआ, है ना। इसका मूल या की भाषा जो है, हिंदी का जो मूल भाषा है उसका, वो है संस्कृत। ठीक है, हिंदी का जो मूल भाषा स्टूडेंट क्या है, वो संस्कृत। तो ये सबसे पहले हिंदी, जो हिंदी का पुराना भाषा, हिंदी का यानी स्टार्टअप, जो हम लोग हिंदी जो बोलते हैं, हिंदी का जो सबसे वो पुराना जो भाषा है, मूल भाषा, वो संस्कृत ही है। संस्कृत की मदद से हिंदी का भाई क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ। संस्कृत के बिगड़े रूप को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी कहते हैं। तो इसे चार भागों में बांटा गया है ना। हिंदी का जो विकास हुआ चार भागों में हुआ, है ना। पहला क्या है? पहला आपका प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, ठीक है, इसी तरह हुआ। जैसे कि मान के चलो चार भाग कौन कौन से अगर मैं बताऊं, तो सबसे पहला जो हिंदी भाषा के विकास में अगर सबसे पहला अगर काल की बात करें, पहला चरण की बात करें, तो हिंदी भाषा की जो विकास का पहला चरण आपका है वैदिक काल। कौन काल? वैदिक काल। ठीक है,
इसके बारे में सुनिए। तो वैदिक काल में क्या हुआ था, इस काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है, हिंदी का जो प्रथम चरण था वो संस्कृत का था, है ना। प्रथम चरण में संस्कृत बोली जाती थी, एकदम प्योर संस्कृत, हिंदी नहीं, प्योर संस्कृत बोली जाती थी। तो वैदिक काल में संस्कृत भाषा का उपयोग होता था। फिर इसके बाद आपका दूसरा चरण आता है इसमें, प्राकृत काल, है ना, प्राकृत भाषा का काल। कौन सा? प्राकृत। इसमें प्राकृत भाषा बोला गया था। प्राकृत जो काल है, इस काल में काल भाषा, प्राकृत काल का भाषा है, आप लिखो ना प्राकृत। तो इस काल में क्या हुआ था, संस्कृत को थोड़ा सरल बनाया गया था, मतलब कि संस्कृत को ऐसे बनाया गया था जैसे आम इंसान भी संस्कृत को समझ सके, है ना, संस्कृत को पढ़ने के लिए सीख सके। तो संस्कृत को थोड़ा, प्राकृत काल में क्या हुआ, संस्कृत को थोड़ा आसान बनाया गया था, जिससे आम लोग भी क्या करते थे, इसे बोल पाते थे। उसके बाद जो तीसरा चरण है, तीसरा चरण में आता है आपका अपभ्रंश काल। कौन सा? अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल। इस काल में जो कि प्राकृतिक भाषा, जो प्राकृत भाषा संस्कृत को थोड़ा सा सरल बनाया था संस्कृत को, तो संस्कृत को जो सरल बना, उसके बाद और भी ज्यादा आसान भाषा आ गया है, जो मतलब समझो कि हिंदी का शुरुआत इस समय हो रहा था। तो ये अपभ्रंश काल कहलाया। उसके बाद जो है अपभ्रंश काल कहलाया, तीसरा काल हो गया। और चौथा जो इसमें है आपका स्टूडेंट्स, प्राचीन कालीन हिंदी का काल, है ना। चौथा जो इसमें है क्या है, प्राचीन कालीन, है ना, हिंदी भाषा, प्राचीन कालीन हिंदी। तो इस समय क्या हुआ था, हिंदी का उत्पत्ति हो गया था। और ये काल की बात करें तो 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, देखो ये पहला क्या है, आदिकाल, है ना। यहाँ से आपका स्टार्ट है, प्राचीन काल जो मैंने बोला वो यहाँ से आपका स्टार्ट है। देख लो, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक इसे माना जाता है, या 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में अपभ्रंश का प्राकृतिक प्रभाव हिंदी पर था। ठीक है, मतलब कि हिंदी जो भाषा बनने वाले थे, हिंदी भाषा जो स्टार्ट हो रहे थे, इस समय जो भाषा आई थी वो प्राकृत और किसके, अपभ्रंश भाषा का मिश्र था। ठीक है, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा को मिक्स किया गया था, जिससे और भी लोगों को पढ़ने में, सुनने में, समझने में आसानी हो। तो ये काल आपने क्या देख लिया, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक या 1400 ईस्वी तक माना गया है आदिकाल को। इसके बाद आपका जस्ट आया, इसके बाद मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल का जो काल को जो माना गया है, पहली बात तो आपने ऊपर में एक बार थोड़ा सा और बता दो, फिर से समझा दो एक बार आदिकाल के बारे में। स्टूडेंट्स देखो, इस काल में जो कि प्राचीन काल का जो हिंदी था, आदि काल का जो हिंदी था, तो इस समय जो हिंदी थोड़ा कठिन था। अभी के समय में जितना सरल हिंदी है, हम आसानी से लिख रहे हैं, उस तरह नहीं। पहले के समय में क्या था, संस्कृत मिक्स था हिंदी में, इतना आसानी से हम लोग हिंदी को पढ़ नहीं पाते थे या सही से समझ नहीं पाते, आम इंसान नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये हमारा था प्राचीन काल में। यह भाषा विकास क्रम का एकदम, जो हिंदी का जो विकास हो रहा था उसका प्लानिंग समझ लो कि स्टार्टअप पॉइंट था ये, समझा क्या था, अंडरस्टैंड। तो इसके बाद आपको जस्ट देखने को मिल जाएगा मध्यकाल। तो मध्यकाल में आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, मध्यकाल का जो काल है ये 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना गया है, या फिर 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी माना गया किसी किसी बुक में। अब इस काल में क्या हुआ स्टूडेंट्स, मध्यकाल हिंदी भाषा के विकास का समझ लो एक महत्वपूर्ण दौर था। ठीक है, इस समय हिंदी का रूप जो कि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा, मजबूत होने लगा, हिंदी का रूप समझ में आने लगा है, ऐसा हिंदी था जिसे आसान होने लगा। और हिंदी साहित्य और भाषा के लिए यह युग बहुत ही स्वर्ण युग माना जाता है। मध्यकाल को कौन सा युग माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है, जिसे हम लोग सही से जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, यहाँ देखो क्या दिया है, जैसे राम का उच्चारण राम हो गया, न केवल यही यही दीर्घ स्वर से संयुक्त फारसी प्रभाव उच्च वर्ग की हिंदी में क ख ग घ 5 नए व्यंजनों का आगाम भी हुआ यहीं पे। तो यहाँ पर देखो उस समय क्या हुआ था, जैसे कि यहाँ पे जनता है, जनता में ये जनता है ना, जैसे जनता, जनता को क्या लिखा गया, जनता। ठीक है, और इसको ना बिल्कुल ऐसे आसान बनाया गया कि जिससे बोलने में आसानी हो जाए। तो मध्यकाल में समझ लो कि हिंदी को अच्छा रूप दिया गया। उसके बाद स्टूडेंट आपका आ जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल आपका आता है स्टूडेंट्स, इस काल में क्या होता था, यह काल तो 1800 ईस्वी से अभी तक जो चल रहा है ये आधुनिक काल चलता है। तो इस काल को क्या माना जाता है, 1800 ईस्वी से अब तक का काल माना जाता है।
और ये काल समझ लो 1800 ईस्वी के बाद हिंदी भाषा के जो इतिहास को आधुनिक हिंदी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा का जो इतिहास का 1800 ईस्वी के बाद जो माना जाता है वो हिंदी का एक काल माना जाता है। समझ लो कि हिंदी का काल माना जाता है ना। इस समय हिंदी एक साहित्यिक, शैक्षणिक और राजकीय भाषा के रूप में विकसित होने लगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का व्यापक प्रचार होने के कारण हिंदी की अन्य बोलियां लगभग दब गई, है ना। यह बात अलग है कि अपने-अपने प्रदेशों में इनका प्रयोग अब भी जारी है, लेकिन उन उन पर भी खड़ी बोली का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के प्रभाव के कारण अरबी, फारसी, क, ख, ग, घ ध्वनियों का प्रयोग बहुत कम हो गया है, लेकिन ज एवं फ का प्रयोग और अधिक बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज में ज और फ का प्रयोग बढ़ गया है एंड क, ख का प्रयोग थोड़ा सा घट रहा है। क, ख जो ध्वनि सुनाई देती थी इनका प्रयोग थोड़ा घट रहा है। अब यह सब भी बात समझना, जैसे यहाँ पर डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस, यहाँ पे देखिए सुनाई क्या दे रहा है, ज, फ, कॉलेज, ऑफिस, है ना। तो यहाँ में इनका प्रयोग थोड़ा सा बढ़ गया है। स्टाइलिश इंग्लिश को और मिक्स करने किया गया था ना। अभी इस काल में इंग्लिश को थोड़ा मिक्स किया जा रहा है। अब देखो धीरे धीरे हिंदी से अंग्रेजी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं आगे। हाँ, हालांकि हिंदी को नहीं बोला जाएगा, लेकिन फिर भी अब इंग्लिश को मिक्स किया जा रहा है, तो इंग्लिश का यूज अब अधिकतर होने लगा है। समझ में आ गया। चलो, इसके बाद देखिए अब इसके क्षेत्र की बात करें, कौन सा क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। हाँ, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे हिंदी भाषा का स्वरूप और क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा का हिंदी भाषा या हिंदी शब्द का प्रयोग मुख्यतः 3 संदर्भ में हो रहा है: भौगोलिक संदर्भ में, साहित्यिक संदर्भ में और प्रयोग विस्तार संदर्भ में। ठीक है, तो भैया भौगोलिक संदर्भ में अगर देखा जाए, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भौगोलिक संदर्भ में क्या लिखा हुआ है। हिंदी का क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली तथा पंजाब के कुछ भाग तक फैला हुआ है। इन्हें हिंदी भाषी प्रदेश भी कहा जाता है ना। इससे क्या कहा जाता है, हिंदी भाषी प्रदेश कहा जाता है, जैसे कि बिहार को, उत्तर प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को, इन सब जगहों में हिंदी का ज्यादातर उपयोग हो रहा है। और खास करके बात किया जाए तो बिहार में और क्या कहते हैं यूपी में सबसे अधिक हिंदी का भी बोलबाला है। हिंदी सबसे अधिक यूज किया जा रहा है ना। ज्यादातर काम हिंदी में ही हो रहा है। और बोल यानी भाषाएं जो कि हिंदी से ही थोड़ा सा डिफरेंट बना है, बट हिंदी समझ लो इसका मूल भाषा भी हिंदी ही है। ठीक है, बिहार में भी हिंदी को 5 वर्गों में या अथवा उपभाषाओं में बांटा गया है, जिनके अंतर्गत 18 मुख्य बोलियां आती है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। यह वर्गीकरण जॉर्ज ग्रिशियन द्वारा किया गया है, जो भ्रामक और वैज्ञानिक माना गया है। अब यहाँ पे देखिए पश्चिमी हिंदी में पश्चिमी हिंदी में कैसे बजाते हैं। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली बजाती है, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली बोले जाते हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली या छत्तीसगढ़ी बोले जाते हैं। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी बोले जाते हैं। पहाड़ी में कैसे बोले जाते हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती, जिसमें से हिंदी का थोड़ा सा यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड। चलो आगे, इन सब जगह में देख सकते हो कौन कौन सब जगह में कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं, और इस चित्र से आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं। यहाँ पे हिंदी भाषा का स्वरूप की अगर बात करें, अब मेरे अनुसार अगर बात करता हूँ, अगर मैं आपको अपने अनुसार समझाऊं, तो भाई सबका अपना तरीका होता है। तो हिंदी भाषा एक इंद्रधनुषी भाषा है, जिसका स्वरूप बहुत ही समृद्ध और वैज्ञानिक और व्यापक है। और हिंदी भाषा का जो कि सबसे पहले लिपि के अनुसार हिंदी भाषा का उत्पत्ति हुआ। हिंदी भाषा का जो स्वरूप का सबसे प्रथम चरण पर माना गया है तो लिपि को माना गया है, जिसमें देवनागरी लिपि का यूज हुआ। उसके बाद इसका शब्द भंडार बना। फिर शब्द भंडार में जैसे कि संस्कृत, फारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, इन शब्दों का विस्तार हुआ। और इन शब्दों में जैसे कि अंग्रेजी से संस्कृत से हिंदी जो बना, संस्कृत से जो भी शब्द चेंज हो रहे थे उनमें से वर्ड मीनिंग यानी शब्दकोश बनाए गए, है ना। शब्दकोश नहीं बनाए जाते तो भाई उसका मतलब कैसे समझ आता कि कौन सा संस्कृत का क्या मतलब है हिंदी में। ठीक है, उसके बाद इसमें से व्याकरण को देखा गया। जब भी हिंदी संस्कृत से हिंदी में बनाया गया तो व्याकरण का यूज किया गया था कि हिंदी को सही रूप दिया जाए, सही तरीके से बोला जाए। व्याकरण जैसे कि हिंदी का व्यापक और व्यवस्थित और सुस्पष्ट रूप होता है व्याकरण, ठीक है, हिंदी का, जिसमें संज्ञा, क्रिया और विशेषण आदि अधिक से अधिक इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर हिंदी को करने के लिए वाक्य रचना बना।
इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को देखा गया, या सब्जेक्ट विषय कर्म और क्रिया को ध्यान में रखा गया। फिर आपका ध्वनि स्वरूप आया जिसमें से 13 स्वर आए और 33 व्यंजन आए। इन टोटल मिला के 46 मूल ध्वनियां आए। सुनो, ठीक है। आगे आगे फिर आपका हिंदी में थोड़ा लचीलापन आया। लचीलापन आने से नए शब्द को जोड़ने में और भी आसानी हो गई। फिर विविधता होने लगा। विविधता मतलब अलग अलग जगह में इसको थोड़ा सा अलग अलग प्रकार से बोला गया, है ना। जैसे कि अवधी में, भोजपुरी में, ब्रज में, ये सब भाषा में बोले जाने लगे। उसके बाद देखिए हिंदी भाषा का अगर हम लोग क्षेत्र की बात करें, तो हिंदी भाषा की अगर क्षेत्र की बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं बिहार का नाम ले रहा हूँ। ठीक है, किसका नाम ले रहा हूँ? बिहार का नाम, क्योंकि मैं बिहार से हूँ। तो बिहार में स्टूडेंट्स हिंदी भाषा को भोजपुरी में भी बोला जाता है, मैथिली में, मगही में, है ना। जैसे मतलब उपभाषा के रूप में हिंदी को यूज किया जाता है। हिंदी का तो उपयोग होता है बट इसको अपने तरीके से यूज किया जा रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हिंदी तो बोला ये समझ लो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हिंदी ही बोले जाते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद इसमें से भोजपुरी बोले जाते हैं उत्तर यूपी में, और ब्रज भाषा भी बोले जाते हैं। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो भैया मध्य प्रदेश में हिंदी को थोड़ा सा बुंदेली रूप दिया है। बघेली जैसी भाषा बोली जाती है मध्य प्रदेश में। राजस्थान की बात करें तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, हिंदी को थोड़ा सा चेंज करके मारवाड़ी और मेवाड़ी भाषा में प्रयोग किया गया। मतलब कि घर वाली जो अगर भाषा है वहाँ का, तो वो मारवाड़ी, मेवाड़ी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करूँ, छत्तीसगढ़ी बोली वहाँ पर बोली जाती है। हरियाणा में हरियाणवी बोली बोली जाती है। झारखंड में हिंदी को रूप को नागपुरी और खोठार में दिया गया है। फिर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में शुद्ध हिंदी भी बोले जाते हैं। थोड़ा सा इसमें इसमें मिक्स है उर्दू, इसमें उर्दू मिक्स है, और थोड़ा थोड़ा समझ लो कि इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ पे दिल्ली में मिक्स है। अंडरस्टैंड। तो ये आपका इस चैप्टर में, इस बुक में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। बुक का इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे, है ना। जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा आप लोगों को। आप लोग कमेंट कीजिए सर इसका क्वेश्चन आंसर जो दिख रहा है यहाँ पे, इनका क्वेश्चन आंसर भी करवा दीजिए सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। फिर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप लोग को कौन कौन सा कोड है, कोड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को सही से करा पाऊँ। और देखिए अगर आप लोग बोलेंगे कि सर इस चैप्टर का ना पॉइंट बना बना के आप लोग समझाइए, तो मैं पॉइंट बना के समझाऊंगा। ओके, चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।